Dear children, good morning. So we were discussing second chapter story. कल हम लोग सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव कंप्लीटेड हाफ, आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. सो एट फर्स्ट वी विल समराइज वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड. अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया पहले हम लोग उसको समराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सो अप टू हेयर वी हैव डिस्कस्ड दैट अनीस जंग वॉज इन दिल्ली. वो कहाँ पर थी? दिल्ली में थी. एंड एवरी डे वैन सी यूज टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक सी यूज टू मेट विद अ नंबर ऑफ रैक पिकर बॉयज. जब वो डेली सुबह घूमने जाती थी बहुत सारे कूड़ा करकट बीनने वाले लड़के मिलते थे. सो वन डे सी आस्क्ड वन ऑफ द बॉय व्हाई डू यू डू दिस. उसमें से एक लड़के से पूछा आप ये काम करते क्यों हो? एंड द बॉय टोल्ड हर दैट ही डिड इट बिकॉज ही डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. उसने कहा मैं इस काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ है नहीं. एट वंस ही एडवाइज्ड हिम. और क्या एडवाइज किया था? दैट यू हैव वन थिंग टू डू एंड द थिंग इज़ दैट यू शुड गो टू स्कूल. को आपको कहाँ जाना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए. बट सी एट वंस रियलाइज दैट द एडवाइज विच शी वॉज गिविंग टू हिम वॉज यूजलेस. तुरंत रियलाइज हो गया कि जो एडवाइस दे रही हूँ यूजलेस है. और यही नेक्स्ट स्टेटमेंट से उस लड़के से प्रूव हो गया. उसने कहा एक्चुअली देयर वॉज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक भी स्कूल ही नहीं है. सो सी आस्क्ड हिम हाफ जोकिंगली, जोक करते हुए पूछा जस्ट सपोज इफ आई बिल्ड अ स्कूल वुड यू कम. मान लो अगर मैं स्कूल बना दूँ तो क्या आप आएंगे? उसने कहा यस स्माइलिंग ब्रॉडली. उसने कहा डेफिनेटली आऊँगा. आफ्टर दैट बोथ ऑफ दे डिपार्टेड. एंड अ फ्यू डेज लेटर व्हेन बोथ ऑफ दे मेट द बॉय आस्क्ड हर इज योर स्कूल रेडी? बन गया आपका स्कूल? सो ऑथर सेड दैट इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ स्कूल. स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है. बट शी वॉज फीलिंग अशेम्ड ऑन हर सेल्फ बिकॉज शी वॉज मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस. उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी क्योंकि वो झूठा वादा कर रही थी. उसका इरादा स्कूल खोलने का नहीं था. बट देन शी थॉट दैट व्हाट हैपेंड इफ आई मेक अ सिंगल प्रॉमिस. क्या हुआ अगर मैंने एक प्रॉमिस कर दिया? बिकॉज प्रॉमिसेस लाइक माइन इन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ड. क्योंकि मेरे जैसे झूठे वादों से तो इनका पूरा जीवन भरा हुआ है. तो उसमें अगर मैंने एक वादा कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है. इन दिस वे मंथ्स पास्ट एंड सी न्यू हिम वेल. अच्छे से उसे जानने लगी. सो वन डे सी आस्क्ड हिम व्हाट इज योर नेम. उसने पूछा आपका नाम क्या है? एंड द बॉय इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज साहिब आलम. उसने बताया मेरा नाम क्या है? साहिब आलम. बट ही डिडंट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम. लेकिन वो लड़का अपने नाम का मतलब नहीं समझता था. और वो ऑथर कहती है दैट इफ़ ही न्यू द मीनिंग ऑफ हिज नेम, अगर उसे अपने नाम का मतलब पता भी होता देन परहैप्स ही वुड नॉट बिलीव इन इट. तो लेकिन फिर भी शायद वो उस पर विश्वास नहीं करता. क्यों विश्वास नहीं करता? बिकॉज द मीनिंग ऑफ हिज नेम वॉज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. इसके नाम का मतलब क्या था? इस यूनिवर्स का लॉर्ड. वाइल ही वॉज डूइंग सच अ पैथेटिक वर्क, सो हाउ ही कुड बिलीव ऑन द मीनिंग ऑफ हिज नेम. So he was completely unaware by the meaning of his name. He roamed in the streets of Simapuri or Delhi with the army of barefooted boys. अकेला नहीं था, पूरी की पूरी आर्मी थी, बहुत सारे बच्चे थे. And they appear in the morning, disappear in the noon just like birds. So over the months I recognize each of them. वो कहते इस प्रकार से कई महीने गुजर गए और मैं उन सबको पहचानने लगी. One day I called one of the boy and I asked him why did you not wear chappals. क्योंकि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? So the boy replied that actually my mother never brought them down from the shelf. कि माँ ने शेल्फ पर रखे हुए नीचे ही नहीं देती हैं. Then another boy who stood beside them, उसने क्या कहा? If she would give, he would not wear, he would throw them away. अगर ये माँ दे भी देगी तो पहनेगा नहीं, वो फेंक देगा. और जिस लड़के ने कहा था उसने कैसे शूज पहने थे? डिसमैच शूज, एक में दूसरा, एक में दूसरा. और एक बगल में तीसरा छोटा सा बच्चा खड़ा था. He never owned a pair on his life. उसने बेचारे ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी शूज नहीं पहने थे. उसने क्या कहा? I also want a pair of shoes. मुझे भी एक जोड़ जूते चाहिए. तो ऑथर कहती है आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया. पूरे इंडिया में मैं ट्रैवल करके आई हूँ. एंड आई हैव सीन नॉट ओनली इन विलेजेज बट इन सिटीज़ ऑल्सो. गाँव में नहीं, शहरों में भी देखा है दैट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन यूज टू स्टे बेयरफुट. की बहुत सारे बच्चे नंगे पैर रहते हैं. और जब मैंने उनसे पूछा सो द पीपल हैव गिवन वन एक्सप्लेनेशन. लोगों ने एक एक्सप्लेनेशन दिया. और एक्सप्लेनेशन क्या था? दैट इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी. कि ये पैसे की कमी नहीं है, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. हमारे यहाँ परंपरा है, बच्चे ऐसे नंगे पैर घूमते हैं. तो ऑथर कहती मुझे ये लगा दैट परहैप्स इट वॉज एन एक्सक्यूज टू हाइड द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. कि शायद ये गरीबी के छिपाने का उनका एक एक्सक्यूज है. यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था. इसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो आज हम लोगों के यहाँ से करना है आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वॉज टोल्ड मी. तो जब सूज की बात आई सो नाउ सी रिमेंबर अ स्टोरी. एक स्टोरी याद आ गई.
स्टोरी क्या थी एक्चुअली, वंस शी मैट विद अ मैन एंड द मैन बिलोंग्स टू अ विलेज एंड द नेम ऑफ द विलेज वॉज उदीपी। एक बार वो एक व्यक्ति से मिली थी और वो व्यक्ति एक गांव से बिलोंग करता था और उस गांव का नाम क्या था, उदीपी था। और उस व्यक्ति ने चप्पल से रिलेटेड, स्लीपर से रिलेटेड अपने बचपन की कहानी उसे बताई थी, उसे वो कहानी याद आ गई। तो उसने बताया दैट एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। दैट बॉय टोल्ड हर, द मैन ऑफ उदीपी टोल्ड हर, उस उदीपी के व्यक्ति ने उसे बताया था दैट व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, कि जब मैं बच्चा था, आई यूज टू स्टे इन विलेज, मैं कहाँ रहता था, गाँव में रहता था। इन दैट विलेज देयर वॉज अ टेम्पल, उस गांव में एक मंदिर था। एंड हिज फादर वॉज द प्रीस्ट ऑफ दैट टेम्पल, और उस यंग लड़के के जो फादर थे वो वहाँ पर पुजारी था। तो उस लड़के ने उसे बताया, ऑथर को, एरिस यंग को, कि जब मैं छोटा था मैं एक गाँव में रहता था, उस गाँव के मंदिर के पुजारी मेरे पिताजी थे। एंड द टेम्पल वॉज ऑन द वे टू द स्कूल, और ये मंदिर कहाँ पड़ता था, उसने कहा वो स्कूल के रास्ते में पड़ता था। जब मैं डेली स्कूल जाता था तो मुझे मंदिर से होकर जाना पड़ता था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. Every day, whenever I used to go to school, डेली जब मैं स्कूल जाता था, so I stayed in front of the temple for some time. मंदिर के सामने कुछ देर के लिए रुकता था। And I prayed from goddess, देवी से प्रे करता था। प्रे नॉट फॉर गुड मार्क्स, अच्छे नंबर आ जाए इसके प्रे नहीं करता था। प्रे नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए प्रे नहीं करता था। आई यूज टू प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, मैं भगवान से एक पेयर शूज मांगता था। और भगवान से हम क्या मांगते हैं, भगवान से हम वो चीज़ मांगते हैं जो हमें पता होता है कि हम इस चीज़ को आसानी से नहीं ले सकते, शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, जो हमें लगता है हमें कभी नहीं मिलेगा वो हम भगवान से मांगते हैं। तो उस बच्चे ने यही कहा कि जब मैं छोटा था तो समय शूज क्या थे, आउट ऑफ रीच लगते थे, इसीलिए जब भी मैं डेली स्कूल जाता था मंदिर के सामने एक सेकंड के लिए रुकता था और प्रेयर करता था, प्लीज़ प्रोवाइड मी अ पेयर ऑफ शूज, कि प्लीज़ मुझे एक पेयर शूज दे दीजिए। 30 years later, I visited his town and the temple. ये घटना कितने साल पहले घटी थी, 30 years later। अब वो ग्रोन अप मैन था, उस समय वो बच्चा था। तो ऑथर को लगा इट माइट बी पॉसिबल दैट स्टिल द पीपल लिव इन द सेम स्टेट इन दैट विलेज, हो सकता है उस गांव में लोग अभी भी वैसे ही रहते हों। सो 30 years later द ऑथर विजिटेड दैट विलेज। जो ऑथर एरिस यंग थी वो उदीपी गई, which was now drawn in an air of desolation. And when she reached to the Udipi, she found that the village was now drawn in an air of desolation. Desolation, सन्नाटा, बिल्कुल सुनसान, deserted, बिल्कुल सन्नाटा था उस गांव में। In the backyard where lived the new priest, she came to the backyard of the temple, मंदिर के पीछे आई। And in that backyard, the new priest was staying there. वहाँ पर कौन रहता था, जो नया पुजारी था वो वहाँ पर रहता था। There were red and white plastic chairs. अब कहने को तो ऑथर ये भी कह सकती है देयर वर चेयर्स, लेकिन रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर में शी जस्ट वांटेड टू शो अस द डिफरेंस, कि अब गांव में भी कितना डिफरेंस आ गया है। जब मैं वहाँ पहुँची तो रेड एंड वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर वहाँ पर पड़ी हुई थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived painting and threw his school bag on folding bed. And she saw that while I was sitting over there, जब मैं वहाँ बैठी थी, I saw that a young boy came from school. मैंने देखा कि एक यंग लड़का था, वो कहाँ से आया, वो स्कूल से आया। He wore socks, he wore shoes, his school satchel, school bag was on his shoulder. कंधों पर बैग टांगे हुए था, ग्रे कलर के सॉक्स और शूज पहने हुए था। और केवल सॉक्स और शूज नहीं, ही वोर द फुल यूनिफॉर्म, पूरी की पूरी यूनिफॉर्म पहने था, शूज पहने था, सॉक्स पहने था। सो ही केम रनिंग पेंटिंग, वो दौड़ता हुआ हाँफते हुए आया। एंड थ्रू हिज बैग ऑन द बेड, नहीं बोला था ने, क्या बोला, फोल्डिंग बेड, जस्ट टू शो द डिफरेंस, डेवलपमेंट इन द विलेज, कि गांव में भी इतना डेवलप हो गया था कि वहाँ भी फोल्डिंग बेड था। तो वो लड़का दौड़ते हुए आया और उसने वो जो फोल्डिंग बेड, जो अपना बैग था, वो उस फोल्डिंग बैग पर फेंक दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. So she said, when I look at that boy, जब मैंने उस लड़के को देखा, I found that he was well dressed up,
कि उस लड़के ने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। ही वोर शूज एंड सॉक्स और शूज भी पहने हुए थे। तो जैसे ही मैंने उस लड़के को सॉक्स और शूज पहने हुए देखा, आई रिमेंबर द प्रेयर ऑफ दैट बॉय। उस लड़के की मुझे प्रेयर याद आ गई। कौन सी प्रेयर? वो नहीं कि एक प्रेयर शूज दिला दो, वो नहीं। द प्रेयर विच दैट बॉय हैड मेड द फाइनल डे व्हेन ही गॉट अ पेयर ऑफ शूज। भाई डेली जाके तो वही प्रेयर करता था, प्लीज़ एक जोड़ जूते दिला दो, लेकिन एक फाइनल प्रेयर उसने उस दिन की थी जिस दिन उसे एक पेयर शूज मिल गए थे। तो कहती वो प्रेयर मुझे याद आ गई जो उसने उस दिन की थी जिस दिन उसे शूज मिल गए थे। और वो प्रेयर क्या थी? लेट मी नेवर लूज देम, लेट मी नेवर लूज देम, कि अब आज के बाद इन शूज को मुझसे कभी अलग मत होने देना, हमेशा मेरे पास शूज को रखना। तो कहती है, इट सीम्ड टू मी एज इफ द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। जब मुझे ऐसा लगता था परहैप्स द गॉडेस हैड ग्रांटेड, ऐसा लगता था भगवान ने उसकी प्रेयर को, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। और ऐसा मुझे क्यों लग रहा था? क्योंकि ये जो बॉय था वो ऐसी प्रीस्ट के बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, अपने उम्र के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसकी जो प्रेयर थी वो शायद उसके जैसे सारे बच्चों की प्रेयर थी, और देवी ने शायद उसकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया था। मैं क्यों कह रही थी? क्योंकि अब उसके जैसे बच्चे क्या पहने हुए थे? सॉक्स और शूज पहने हुए थे। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। और अब मैंने देखा दैट द यंग बॉयज़ के छोटे छोटे बच्चे जैसे प्रीस्ट का बच्चा था, नाउ दे वोर शूज, अब ये शूज पहनते थे। तो इनको, इस बच्चे को शूज पहने हुए देखकर मुझे लगा कि शायद गॉडेस ने उस बच्चे की प्रेयर को स्वीकार कर लिया था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन मुझे इतना भी समझ में आ गया था दैट स्टिल द कंडीशन इज़ नॉट गुड। उससे कहा थोड़ा सा चेंज आया, अच्छी नहीं है। नाउ ओनली दो चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव अ लिटिल मनी, केवल वो बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, उनके पास तो शूज हैं। बट इंडिया स्टिल देयर आर सो मैनी चिल्ड्रन, लेकिन इंडिया में अभी भी इतने सारे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई भी शूज नहीं है। जस्ट लाइक द रैग पिकर्स इन सीमापुरी, जैसे सीमापुरी के ये रैग पिकर्स हैं, कूड़े बीनने वाले बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो शूज पहने। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। माई एक्वेंटेंस मतलब फैमिलियरिटी, जान पहचान। कहते सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स आई वॉज इन रेगुलर टच ऑफ दोज बॉयज़। लगातार पिछले कई महीने से मैं उन बच्चों के टच में थी। सो आई न्यू देम नाइसली, अब मैं उन्हें अच्छे से जानती थी और मुझे जानते थे। सो माई एक्वेंटेंस, माई फैमिलियरिटी विद दोज बॉयज़ लीड्स मी टू सीमापुरी। जब मैं उन बच्चों से बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गई तो एक दिन मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे गाँव चलती हूँ, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, देखती हूँ वहाँ पर क्या है। तो मैं सीमापुरी आई। और सीमापुरी के लिए क्या कहा गया है? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, दैट सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। एक्सप्लेन इट, क्या एक्सप्लेन करिए कि सीमापुरी क्या है? इट इज़ ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? आउटस्कर्ट, बाउंड्री। कि जो सीमापुरी है वो कहाँ पर है? पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाउंड्री पर है। मैं सिंपली जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये पूरा दिल्ली है, और ये क्या है? ये सीमापुरी है। ठीक है, तो कहने को सीमापुरी क्या है? इट इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, मीट आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। सीमापुरी कहाँ पर है? दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ किनारे है। लेकिन दूसरी लाइन में क्या कहा जा रहा है? बट इट इज माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। तो लेकिन दिल्ली से कितनी दूर? मीलों दूर भी है। तो एक पहले पार्ट में क्या कहा कि सीमापुरी दिल्ली के बाउंड्री पर है, दिल्ली से लगा हुआ है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या कह दिया? लेकिन ये दिल्ली से कोसों दूर भी है। तो ऐसा कैसे भी हो सकता कि दिल्ली से लगा हुआ भी है, मीन्स दिल्ली के पास भी है और दिल्ली से कोसों दूर भी है। तो इसको बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं दैट इन ज्योग्राफिकल ग्राउंड, अगर ज्योग्राफिकल ग्राउंड पर देखेंगे तो सीमापुरी क्या है? इट इज़ क्वाइट क्लोज टू द दिल्ली। ये दिल्ली के बहुत ही पास है, बिल्कुल लगा हुआ है। बट
इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें सो इट इज़ क्वाइट माइल्स अवे फ्रॉम इट, ये बहुत दूर है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं सो इट इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये इंडिया की कैपिटल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अ नंबर ऑफ फ्लाई ओवर्स, एयरपोर्ट्स, हाई बिल्डिंग्स, ओवर ब्रिज, मेट्रोज, वॉट नॉट, यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है। जबकि सीमापुरी क्या है, ये स्लम एरिया है, इनके लोगों के पास रहने के लिए अच्छे घर तक नहीं है। तो डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट के फील्ड में क्या है, ये लोग दिल्ली से कोसों दूर हैं, लेकिन जोग्राफिकल ग्राउंड में क्या है, ये दिल्ली के बहुत ही पास है। इसीलिए ऑथर ने क्या कहा है, दैट सीमापुरी इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली बट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली मीन्स ऑन द जोग्राफिकल ग्राउंड सीमापुरी इज क्वाइट क्लोज टू द दिल्ली बट in the field of development Simapuri miles away from Delhi. Those who live here are the squatters. All the person who live here, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, they all are squatters. You know what is squatter? स्क्वेटर मतलब रिफ्यूजी, एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं शरणार्थी, अ पर्सन हु केम फ्रॉम अनदर कंट्री एंड टुक शेल्टर, वो व्यक्ति जो दूसरे देश से आकर हमारे यहाँ शरण देता है उसे हम रिफ्यूजी बोलते हैं। तो ये लोग भी कहाँ से आए थे बताते, सब बांग्लादेशी तो थे। तो यही है, ऑल दोज पीपल हु लिव हियर, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो सब के सब स्क्वेटर है, वो सब के सब रिफ्यूजी है। एंड who came from Bangladesh back in 1971. So they all are refugee and they all came from where? कहाँ से आए थे ये सब? ये सब के सब आए थे, they all came from Bangladesh, ये सब के सब बांग्लादेश से आए थे। And when they came from there, और कब आए थे? They came there in 1971. तो जितने भी लोग सीमापुरी में रहते हैं ये सब के सब बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेश से इंडिया में 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम एंड साहिब्स फैमिली इज़ वन ऑफ द फैमिली, और साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। ये साहिब की फैमिली भी बांग्लादेशी फैमिली थी जो 1971 में यहाँ सेटल्ड हुए थे। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, यहाँ वॉज देन से मतलब क्या है, देन मतलब 1971, जब 1971 में ये लोग आए थे तो सीमापुरी कैसा एरिया था, वाइल्डरनेस मीन्स वाइल्ड, जंगली, अनडेवलप्ड, और जंगली से मतलब क्या होता, अनडेवलप्ड नहीं होता, जहाँ अनडेवलप्ड हो, कुछ भी डेवलपमेंट ना हो, ऐसी पड़ा है, बिल्कुल जंगल जैसा पड़ा। तो ऐसे ही था जब ये लोग 1971 में सीमापुरी में आए थे तो समय ये एरिया कैसा था, वाइल्डरनेस था, बिल्कुल जंगली था, बिल्कुल जंगल था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, इट स्टिल इज, जंगली तो अभी भी है क्योंकि डेवलपमेंट तो हुआ नहीं वहाँ पर, तो जंगल तो अभी भी है, बस एक डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है बट इट इज़ नो मोर एम्प्टी, का भी ये खाली नहीं है। मीन्स 1971 में जब लोग आए थे तो यहाँ जंगल भी था और खाली भी था, जंगल आज भी है, डेवलपमेंट आज भी नहीं हुआ, बस क्या है अब ये खाली नहीं है, यहाँ पर लोग रहते हैं। और कितने लोग रहते हैं आके दिया गया है, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूप्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैट पिकर्स। सो ऑल द पीपल हु लिव देयर, जितने भी लोग रहते हैं, दे ऑल लिव देयर इन वेरी पैथेटिक कंडीशन, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में रहते हैं। सो दे ऑल लिव देयर इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, जिस स्ट्रक्चर में रहते हैं, स्ट्रक्चर किससे बनता है, किसी घर का दीवालों से, तो उनके घरों की जो दीवारें वो किसकी बनी हुई, मड, मिट्टी की, कीचड़ की, तो मिट्टी की बनी हुई दीवारें हैं। रूप्स ऑफ टिन और टारपोलिन, और उनके जो छत है वो या तो टीन रखा हुआ है या टारपोलिन जो मोटी पॉलीथीन होती है जिसको हम तिरपाल बोलते हैं, तो उनकी जो छत है वो या तो टिन या टारपोलिन की बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, मीन्स देयर वाज नो गटर, कोई नाली नहीं है, कोई गटर नहीं जिससे कि पानी निकल जाए। तो इतने पैथेटिक कंडीशन में ये सारे के सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। एंड हाउ मैनी पीपल लिव देयर, अबाउट 10,000 पीपल लिव देयर, लगभग 10,000 लोग इतनी बुरी कंडीशन में वहाँ पर रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity. And since how much time they are living there? कितने समय से रह रहे हैं? They are living there since last 30 years. पिछले 30 साल से रह रहे हैं, but without any identity or without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to migrate. So though they are living here since last 30 years, यहाँ पिछले 30 साल से रह रहे हैं, but they didn't have any identity, लेकिन इनके पास किसी के पास भी आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे हम किसी कंट्री में, हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन सिटीजन हैं, हमारे पास यहाँ की आइडेंटिटी होती है,
और अगर हम किसी दूसरे देश में रहने जाना है तो या तो हमें उस देश की आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी नहीं मिलेगी तो उस देश की परमिशन चाहिए जिसको हम वीज़ा बोलते हैं। लेकिन इन लोगों के पास ना तो आइडेंटिटी कार्ड था, क्योंकि इंडियन सिटीजन थे नहीं तो आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट से यहाँ रहने के लिए परमिशन भी नहीं थी, तो ना इनके पास परमिशन था ना ही इनके पास आइडेंटिटी था। बट दे हैव द राशन कार्ड, लेकिन इनका राशन कार्ड बन गया था। राशन कार्ड कैसे बन गया था? एक्चुअली अगर पहले देखेंगे तो पहले क्या होता था, जो वोट डालते थे लोग, जैसे आजकल आधार कार्ड दिखाया जाता, पहले राशन कार्ड दिखाइए और वोट डाल दीजिएगा। तो पहले क्या हुआ दैट द लीडर्स, जो नेता होते थे, उन्होंने इस प्रकार के सारे लोगों के राशन कार्ड बनवा दिए। उससे नेताजी को क्या फ़ायदा या इनको क्या फ़ायदा? देखिए, राशन कार्ड से गरीबों को क्या मिलता है? अनाज। तो ये जो बांग्लादेशी वहाँ रहते थे उन्हें क्या चाहिए होता था? अनाज। उस राशन कार्ड से उन्हें अनाज मिल जाता था। नेताजी को क्या चाहिए होते थे? वोट। तो उस राशन कार्ड से नेताजी को वोट मिल जाते थे। तो जिसको जो चाहिए था वो उस राशन कार्ड से मिल जाता था। इसीलिए क्या था, द पीपल आर लिविंग हियर सिंस लास्ट 30 ईयर्स। ये लोग यहाँ लगभग पिछले 30 साल से रह रहे थे, लेकिन ना तो इनके पास आइडेंटिटी कार्ड था ना परमिशन था, लेकिन इनके पास राशन कार्ड था, जिससे कि इन्हें अनाज मिल जाता था और नेताजी को क्या मिल जाता था? खाना मिल जाता था। बिकॉज फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? खाना ज़रूरी है, आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरी नहीं है। और खाना उन्हें मिल जाता था, इसीलिए वो यहाँ पर रह रहे थे। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. So the author Anis Jung said that when I asked one of the women, एक लेडी से मैंने पूछा that in Dhaka you have your own home, ढाका में आपका खुद का अच्छा घर था, you have your own land, आपका खुद का ज़मीन था, so why you have left, आपने अपना खुद का घर ज़मीन छोड़ के यहाँ इस पैथेटिक मिजरेबल कंडीशन में क्यों रह रही हो? तो उस लेडी ने कहा that in Dhaka we have our own home and land, ढाका में हमारा अपना खुद का घर और ज़मीन तो थी, but at evening we have to go on bed with एम्प्टी स्टमक, लेकिन शाम को हमें भूखों पेट ही सोना पड़ता था। यहाँ क्या है? दो वी डोंट हैव प्रॉपर हाउस, अच्छा घर नहीं है, वी डोंट हैव एनी लैंड, ज़मीन नहीं है, बट वी वुड नेवर गो ऑन एक्टिंग स्टमक, लेकिन हमें शाम को भूखों पेट नहीं सोना पड़ता है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं, लेकिन फिर भी खाना मिल जाता है। जबकि वहाँ क्या था, हमारे पास घर भी था, ज़मीन भी था, खाना नहीं मिलता था। इसीलिए हम वो सब छोड़ के यहाँ पर सेटल हो गए हैं। And wherever they find food, they pitch their tents that become their transit home. And wherever they found any opportunity, जहाँ भी उन्हें मौका मिलता था कि शायद यहाँ पर क्या है, पैसा मिल जाएगा, यहाँ पर वो पैसा कमा सकते थे, वहीं पर अपने टेंट लगा लेते थे और उनका ट्रांजिट होम, टेम्पोरेरी, वही उनका टेम्पोरेरी घर बन जाता था। Children grew up in them, becoming partners in survival. तो क्या होते, जहाँ वो रहते तो वहीं बच्चे, द चिल्ड्रन टुक बर्थ, बच्चे पैदा होते थे, वो उसी एटमॉस्फेयर में रहते थे। एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जैसे बड़े होते थे पैसा कमाने में इनके पार्टनर बन जाते थे, मीन्स वो भी कूड़ा बीनने का काम करने लगते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। Through the years, it has acquired the proportions for fine art, and since last many years, rag picking has become one of the fine art of earning money. ये कूड़ा बीनना हमारे लिए गंदा था, लेकिन उनके लिए पैसा कमाने की एक आर्ट थी ये। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, वो हमारे लिए गार्बेज था, उनके लिए तो वो गोल्ड था, वेरी प्रीसियस। क्यों? इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका पूरे दिन का खाना था, इसी से उनका खाना आता था। और रूफ ओवर देयर हेड, इसी पैसे से उनके सर के ऊपर की छत मैनेज होती थी। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हाँ हो सकता है जो छत बनाते हो लीक करती हो, लेकिन सर के ऊपर छत तो थी। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए कूड़े का मतलब, गार्बेज का मतलब कुछ और था। तो इससे रिलेटेड अभी तक के क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी का बचा हुआ कल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।